नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 5 दिनों से अमरावती जिले में कोविशील्ड व कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म रहने के चलते 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण संबंधी काम बंद था और सभी टीकाकरण केंद्रों पर ताले लटके हुए थे। वहीं ये बुधवार की सुबह अकोला स्थित स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय को राज्य सरकार की ओर से कोविशील्ड के 71,700 तथा केंद्र सरकार की ओर से कोवैक्सीन के 56,000 डोज का स्टॉक उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से अमरावती जिले के लिए 12,000 कोविशील्ड, 15,900 कोवैक्सीन के डोज आवंटित किए गए हैं। ऐसे में अब गुरुवार 6 मई से अमरावती जिले में एक बार फिर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया जाना शुरू किया जाएगा। अमरावती के स्वास्थ्य विभाग को बुधवार की शाम कोविशील्ड व कोवैक्सीन के नए स्टॉक की खेप प्राप्त हो गई है, जिसे यहाँ के टीबी अस्पताल में बनाए गए संग्रहण कक्ष में संग्रहित किया गया है। साथ ही यहाँ से इन वैक्सीनों का तहसील निहाय वितरण करने का नियोजन भी शुरू किया गया है। मैं शरद मुंडे, चीफ फार्मेसी ऑफिसर, DVS डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर अमरावती। आज जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो स्टॉक आया है वो अकोला सर्कल से आया है और उसमें 15,900 कोविशील्ड आई है और 12,000 कोवैक्सीन डोज आए हैं। वहीं दूसरी ओर इस समय अमरावती जिले के कुल 5 टीकाकरण केंद्रों पर 48 से 45 वर्ष आयु गुट वाले नागरिकों का भी टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा रहा है। इस आयु गुट के लोगों का टीकाकरण करने हेतु स्वास्थ्य विभाग को स्वतंत्र तौर पर कोविशील्ड के 7,500 डोज उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें से शनिवार 1 मई से बुधवार 5 मई तक करीब 3,800 लाभार्थियों को कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। वहीं शेष स्टॉक से और 4 दिनों तक इस आयु गुट के लाभार्थियों के टीकाकरण का काम चल सकता है। बीती रात शहर में 3 अलग अलग स्थानों पर भीषण आग लगने की घटनाएं घटित हुई, जिनमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। एक के बाद एक 3 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं घटित होने से पूरी रात दमकल विभाग सहित अलग अलग थाना क्षेत्र की पुलिस को दौड़भाग करनी पड़ी। साथ ही हर स्थान पर आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बीती रात सबसे पहले मसानगंज परिसर स्थित मनोज गैरवार नामक व्यक्ति के टायर गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई। इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इसकी जानकारी मिलते ही मनपा के दमकल विभाग सहित नागपुरी गेट व गाड़गेनगर के पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद देर रात इस आग पर काबू पाया गया। तब तक यहाँ रखे गए लाखों रुपए मूल्य के टायर जलकर खाक हो चुके थे। आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। इसके कुछ समय बाद ही वलगांव के निकट सतीनगर परिसर स्थित पैराडाइज कॉलोनी निवासी सैयद इस्माइल सैयद बाबा नामक व्यक्ति की आरा मशीन में आग लगने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद दमकल विभाग का दस्ता तुरंत ही सतीनगर परिसर पहुंचा और यहां पर आग काफी भीषण रहने की वजह से चांदूर बाजार और दरियापुर से भी दमकल वाहनों को बुलाया गया और 8 दमकल वाहनों के जरिए इस आग पर करीब 70 टैंकर पानी की बौछार मारी गई, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। इस आग की वजह से भी यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान व्यक्त किया गया है और यहाँ पर भी आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। इसके साथ ही इसी आरा मशीन के बाजू में स्थित दीपक गुर्दे नामक व्यक्ति की दीपक ट्रेडिंग कंपनी में आग लग गई, जहां पर कांच के पैनल बनाने का काम चलता है। इस आग पर भी अग्निशमन विभाग ने तुरंत ही पानी की बौछार करते हुए काबू पाया। इस प्रतिष्ठान का भी लाखों रुपयों का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान व्यक्त किया गया है। बीती रात एक के बाद एक 3 स्थानों पर लगी भीषण आग की वजह से शहर में काफी गहमागहमी व सनसनी वाला माहौल रहा। साथ ही दमकल विभाग को पूरी रात एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच दौड़भाग करनी पड़ी। मनपा के अग्निशमन अधिकारी अजय पंद्रे तथा अग्निशमन उपकेंद्र प्रमुख सैयद अनवर के नेतृत्व में दमकल विभाग के सभी कर्मचारियों ने तीनों स्थानों पर लगी आग पर सफलतापूर्वक काबू पाया। विगत दिनों कोविड संक्रमण की चपेट में आए जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम कोविड मुक्त होने के बाद एक बार फिर अपने काम पर लौट आए हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक रहने वाले डॉक्टर निकम के काम पर वापस आते ही इस अस्पताल के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनका पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया, जिससे CS डॉक्टर निकम भी भाव विभोर हो गए थे। विगत 1 मई को बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल द्वारा स्वर्गीय सोमेश्वर पुसतकर की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने हेतु मंडल द्वारा मुख्यमंत्री सहायता निधि में कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों हेतु 1 लाख रुपए का योगदान देने की घोषणा की गई। पश्चात आजाद हिंद मंडल के पदाधिकारियों ने 1,02,000 रुपए का धनादेश तैयार कर उसे बुधवार 5 मई को जिलाधीश शैलेश नवाल के सुपुर्द किया। सीएम सहायता निधि में 1 लाख रुपए की धनराशि का धनादेश सौंपते समय आजाद हिंद मंडल के पदाधिकारी तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले ने जिलाधीश शैलेश नवाल को एकदम मिलिट्री स्टाइल में कड़क सैल्यूट ठोका। साथ ही कोविड संक्रमण काल में जिलाधीश नवाल द्वारा 1 वर्ष से किए जा रहे बेहतरीन कामों की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छे कामों के लिए सैल्यूट तो बनता है बॉस।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ ही वहां पर हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं का निषेध करते हुए भारतीय जनता पार्टी की शहर एवं जिला इकाई द्वारा शहर सहित जिले में जगह जगह पर तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल को ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की गई। भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर व जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में भाजपाइयों द्वारा आरोप लगाया गया कि चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस द्वारा बदले की भावना से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा की जा रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी जीत गई, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उनको मारहाण हो रही है, उनकी संपत्तियों को जलाया जा रहा है, लोकशाही की हत्या हो रही है। और ये ममता जी के नेतृत्व में हो रहा है। उन्होंने इलेक्शन चुनाव के पहले ही कहा था ये सीआरपीएफ तो चली जाएगी, उसके बाद तो हम ही हैं, और उसका ये नतीजा दिख रहा है। हम टीएमसी के और ममता जी की इस रवैये का निषेध करते हैं और लोकशाही की हत्या का निषेध करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अमरावती के पश्चिम बंगाल की जनता के साथ है, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ है, और आज हम निषेध आंदोलन कर रहे हैं। कोविड संबंधी समाचार शुरू करने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना। इन दिनों अमरावती शहर सहित जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है और मरीजों को भर्ती करने हेतु अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी काफी किल्लत देखी जा रही है। ऐसे में इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर आप कोविड अस्पतालों में बेड की उपलब्धता सहित रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने को लेकर कॉल कर सकते हैं। इस समय अमरावती जिले में कोविड संक्रमितों एवं संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों की संख्या रोजाना नए नए रिकॉर्ड बनाती दिख रही है। गत रोज जहां 1123 नए संक्रमित मरीज पाए गए थे, वहीं आज बुधवार 5 मई को 1167 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। यह बीते एक वर्ष के दौरान एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। ऐसे में अमरावती जिले में इस समय कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति विस्फोटक व भयावह मोड़ पर जाती दिखाई दे रही है। साथ ही इस समय जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 70,654 पर जा पहुंची है। बुधवार को 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 27 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 24 स्थानीय व 3 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1049 पर जा पहुंची। इसके अलावा बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 1081 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 60,622 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9,023 है। इसमें से 2,061 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 1,319 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5,643 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। गत रोज अमरावती जिले में पहली बार रिकॉर्ड 1123 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें अमरावती मनपा क्षेत्र के 262 तथा बाहरी जिलों के 23 संक्रमितों का समावेश रहा। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से 838 मरीज कोविड संक्रमित मिले। इसमें से सर्वाधिक 176 संक्रमित मरीज अकेले वरुड तहसील से पाए गए हैं। इसके अलावा अन्य तहसील क्षेत्रों में भी अब संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिनमें नांदगांव खंडेश्वर, तिवसा, चांदूर बाजार, अंजनगांव, अचलपुर व धारनी तहसील का समावेश है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब जिले की सभी तहसीलें कोविड संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट बनती जा रही हैं। इस समय जिले के शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण बड़ी तेज गति से पांव पसार रहा है और कोविड संक्रमण की दूसरी लहर ग्रामीण इलाकों में काफी भारी पड़ रही है। इस समय ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़े भी बेहद चिंताजनक हैं। मार्च 2021 में आई कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के चलते जिले के ग्रामीण इलाकों में लगभग 292 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। विगत एक वर्ष के दौरान जिले के ग्रामीण इलाकों में कुल 27,832 संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें से 17,922 संक्रमित जारी वर्ष में 15 फरवरी से 4 मई के दौरान पाए गए हैं। साथ ही विगत एक वर्ष के दौरान ग्रामीण इलाकों में कुल 498 संक्रमितों की मौत हुई, जिसमें से 15 फरवरी से 4 मई तक 280 संक्रमितों ने दम तोड़ा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोविड संक्रमण की पहली लहर के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की रफ्तार बेहद कम थी। वहीं अब सर्वाधिक संक्रमित मरीज ग्रामीण इलाकों से ही पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ संक्रमण की रफ्तार के अलावा ग्रामीण में मौतों के प्रमाण भी बढ़ गया है।
इन दिनों ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण काफी तेजी से फैलने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में संचारबंदी एवं कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को कड़ाई से अमल में लाने हेतु प्रशासनिक गंभीरता का सर्वथा अभाव दिखाई दे रहा है और ग्रामीण इलाकों में नागरिकों का बेरोक-टोक व बेधड़क मुक्त संचार जारी है। साथ ही बाहरी जिलों के लोगों का भी यहां पर बेखटके आना जाना चलता रहता है। ऐसे में ग्रामीण इलाके लगातार कोविड संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। जिला बंदी का आदेश जारी रहने के बावजूद जिले की सीमाओं पर की गई बैरिकेडिंग केवल नाम मात्र के लिए की गई खानापूर्ति की तरह दिखाई दे रही है। इन दिनों अमरावती शहर सहित जिले में कोविड संक्रमण को लेकर लगातार भयानक होते जा रहे हालात के बीच रोजाना बड़ी संख्या में कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। इसमें से अधिकांश मृतकों के शवों को अंतिम संस्कार हेतु हिंदू मोक्षधाम में लाया जाता है, जहां पर इन दिनों गैस शवदाहिनी बंद पड़ी है। ऐसे में सामान्य मृतदेहों के साथ साथ कोविड संक्रमित मृतदेहों का अंतिम संस्कार भी परंपरागत रूप से लकड़ी की चिताओं पर किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ एक बार फिर 24 घंटे जलती चिताओं का दृश्य दिखाई दे रहा है। वहीं अंतिम संस्कार के लिए जगह और साधन दोबारा कम पड़ने लगे हैं। इस समय कोविड वायरस के डबल म्यूटेशन एवं 5 नए स्वरूप पाए जाने की वजह से संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है, लेकिन इलाज के जरिए नए म्यूटेंट को भी मात दी जा सकती है और संक्रमित मरीजों को कोविड मुक्त किया जा सकता है, जिसकी वजह से रोजाना अनेकों मरीज कोविड मुक्त हो रहे हैं। अतः लोगों ने कोविड वायरस के नए स्वरूप को लेकर बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। इस आशय के विचार स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। भाजपा के व्यापारी सेल के अध्यक्ष एवं किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम पुरस्वानी द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का दूसरा डोज तत्काल दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पहले डोज का प्रभाव एवं कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। शिवसेना की महानगर इकाई द्वारा इन दिनों शहर के सभी प्रभागों में घर घर सैनिटाइजर छिड़काव अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में पार्षद जयश्री कुरेकर व प्रभाग प्रमुख आदित्य ठाकरे द्वारा प्रभाग क्रमांक 11 फ्रेजरपुरा के जलाराम नगर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। सिख पंथ के 5वें गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरु पर्व 14 जून को मनाया जाएगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहीदी गुरु पर्व को समर्पित एवं कोरोना महामारी मुक्ति के लिए 6 मई से 14 जून तक लगातार 40 दिनों तक श्री सुखमणी साहिब जी का पाठ किया जाएगा। कोरोना संकट काल के दौरान मानवता की सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए खुद कोविड मुक्त होने के बाद अमरावती शहर के समाज सेवी अभिषेक संजय भाई श्रॉफ, राकेश श्रॉफ तथा अक्षय कपिल घाटोल ने अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले कोविड संक्रमित मरीजों की जान बचाने हेतु अपना प्लाज्मा दान किया। इसमें से समाज सेवी राकेश श्रॉफ ने लगातार दूसरी बार प्लाज्मा दान करते हुए अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। जिला मध्यवर्ती कारागार में सजा काट रहे कैदियों तथा विचाराधीन कैदियों के टीकाकरण की शुरुआत 15 अप्रैल से की गई थी, जिसमें से सप्ताह भर के भीतर सभी कैदियों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु 4 मई तक केवल 110 कैदियों को ही वैक्सीन दी जा सकी। वहीं अन्य कैदियों के पास आधार कार्ड नहीं रहने की वजह से उनका वैक्सीनेशन नहीं किया गया। इस समय जिला मध्यवर्ती कारागार में कुल 947 कैदी बंद हैं। इन कैदियों में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कैदियों की संख्या 516 तथा 45 वर्ष से कम आयु वाले कैदियों की संख्या 421 बताई गई है। वरुण शहर में अमरावती पांडुरना हाईवे स्थित रामदेव बाबा मंगल कार्यालय के पास रविवार 2 मई की रात तेज गति से आ रहे मालवाहक पिकअप वाहन पलटने से उसके नीचे दबकर अकोला निवासी सैयद अनवर नामक 33 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सैयद अनवर अपने भाई सैयद तौसीफ के साथ सिवनी से फलों की गाड़ी खाली कर अकोला लौट रहा था, तभी रविवार की आधी रात रामदेव बाबा मंगल कार्यालय के पास यह हादसा घटित हुआ। मेलघाट के हरिसाल में पदस्थ फॉरेस्ट रेंजर दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में मुख्य अभियुक्त एवं निलंबित उप वन संरक्षक विनोद शिवकुमार के साथ ही सह आरोपी बनाए गए टाइगर प्रोजेक्ट के सस्पेंड फील्ड डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी की जमानत याचिका को आज अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है। रेड्डी की जमानत हेतु 2 दिन पूर्व ही अचलपुर की अतिरिक्त सत्र न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया था और जमानत आवेदन पर स्टे के लिए 5 मई तक का वक्त दिया गया था। मामले की जाँच अधिकारी व SDPO पूनम पाटिल द्वारा इस मामले में अपना स्टे दाखिल किए जाने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंगीनवार की अदालत ने रेड्डी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी की गई संचारबंदी के दौरान बेहद सीमित लोगों की मौजूदगी में विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में संचारबंदी के इस नियम की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। मंगलवार 4 मई की रात 11 बजे के करीब चांदू रेलवे के रामनगर परिसर में ऐसे ही नियमों का उल्लंघन करते हुए एक वैवाहिक समारोह आयोजित किया गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर नगर परिषद एवं पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर विवाह समारोह का आयोजन करने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले कलौती नगर परिसर में रहने वाली 30 वर्षीय युवती ने इस परिसर से होकर बहने वाले नाले में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। नाले में कूदने के बाद यह युवती बेहोश हो गई। पश्चात मामले की जानकारी मिलने पर फ्रेजरपुरा पुलिस व दमकल दस्ते की टीम ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर इस युवती को बेहोशी की हालत में नाले से बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए इरविन अस्पताल में भर्ती कराया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।